शरद पवार ने उनको कहा, अजित पवार को, किसी भी हालत में मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, आप जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस चलाऊंगा। अजित पवार को डर है कि उनके ऊपर ईडी की रेड हो जाएगी। वो एक जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री है, वहां का एक मामला है, उन्होंने वो खरीद ली है। उस मामले में उनकी वाइफ भी एक्यूज है, वो खुद एक्यूज नहीं है लेकिन उनकी वाइफ एक्यूज है। तो उनको ये डर है कि शायद ईडी की कार्रवाई हो जाएगी, सीबीआई की कार्रवाई हो जाएगी। अजित पवार को सीएम तो बनना ही है, लेकिन दो कारण है, एक तो ईडी का डर और सीएम बनना, एक महत्वाकांक्षा है और एक डर है। और शरद पवार ये इस्तीफा इन्होंने इसलिए दिया है कि वो अजित पवार को बताना चाहते हैं हु इज द बॉस। मराठा स्ट्रॉन्गमैन कहे जाने वाले शरद पवार ने एक और चाल चली है जिसने कई राजनीति समझने वाले लोगों को विभाजित कर दिया है। शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। राजनीतिक विशेषज्ञों से ज्यादा तो पवार की पार्टी के सदस्य और नेता ही इस बात से हैरान हैं। मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में 2 मई के दृश्य एक बड़े राजनीतिक नाट्य से कम नहीं थे। पूरा महाराष्ट्र अपनी टीवी स्क्रीन्स पर यह देख रहा था कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता एक ड्रामेटिक तरीके से अपने पद का इस्तीफा दे रहा है और उसी पार्टी के बाकी बड़े नेता रोते रोते पवार से गुहार लगा रहे थे कि अपनी पार्टी चीफ से पद से इस्तीफे वाला निर्णय पीछे लिया जाए। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा नेता था जो चुप था, और जब वो बोला तब स्पष्ट हो गया कि पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी पक रही है। जी हाँ, बात हो रही है अजीत पवार की। हाल ही में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों के मुताबिक अजीत पवार को भाजपा ने महाराष्ट्र का अगला सीएम बनाने की तैयारी पूरी कर दी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का फैसला होने के बाद संभव है कि एकनाथ शिंदे का सीएम पद चला जाए। ऐसे में अजीत पवार को सीएम बनाने की तैयारी भाजपा द्वारा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इन्हीं खबरों की बैकड्रॉप में शरद पवार ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया। नेताओं के जमावड़े के बीच अजीत पवार इकलौते शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। ऐसा अजीत पवार ने क्यों कहा होगा? क्यों खुले तौर से वो पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं? क्यों उन्होंने सुप्रिया सुले को बोलने से मना कर दिया? क्या ये शरद पवार की आखिरी चाल है? सारी बातों को जानेंगे आज के वीडियो में, जब हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागड़े। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दिन था 2 मई 2023 का, यानी महाराष्ट्र दिन के बस एक दिन बाद शरद पवार अपने होम ग्राउंड माने जाने वाले वाईबी चव्हाण सेंटर में अपनी किताब का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर रहे थे और लॉन्च के भाषण के दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक कहानी पर प्रकाश डाला। 1960 से लेकर 2023 तक के किस्से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सुनाए और भाषण के बिल्कुल अंत में ये बड़े ही रोमांचक तरीके से ये कह दिया कि वे अब एनसीपी के अध्यक्ष नहीं बने रहेंगे। फिर क्या था, सेंटर पर मौजूद सभी एनसीपी नेता स्टेज पर एकत्रित हो गए और शुरू हो गया शरद पवार को मनाने का सिलसिला। जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है यानी 4 मई तक इस सिलसिले का अंत नहीं हो पाया है। खबरें आ रही है कि 5 मई को इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी सब के बीच हमारे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद अब ये अपडेट है कि एनसीपी के सभी नेताओं ने मिलकर यानी कोर कमेटी ने मिलकर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार आगे क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि सारी कहानी सत्ता की है और शरद पवार का ये फैसला एक पावर प्ले का हिस्सा भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव 10 तारीख को होने के बाद महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का फैसला आ जाएगा। चूंकि जस्टिस शाह 15 मई को निवृत्त होने वाले हैं, उसके पहले महाराष्ट्र का फैसला आ जाना चाहिए, ऐसा जानकारों का मानना है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार की पहचान एक ऐसे नेता की है जो गुगली डालने में माहिर है। राजनीति में इतने वक्त तक रेलेवेंट रहना कोई पवार से सीखे। 2019 के आम चुनाव के बाद जब सबको लग रहा था कि भाजपा चुनाव एक तरफा जीत जाएगी, वैसा नहीं हुआ। 2019 के आम चुनाव के बाद एनसीपी के एक सांसद ने तुरंत इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कहे जाने वाले उदयनराजे भोसले थे। उदयनराजे को हराने के लिए खुद पवार मैदान में उतरे और सातारा की एक सभा ने पूरा चुनाव बदल के रख दिया। बारिश में पवार के भाषण करने वाला वीडियो घर घर तक पहुंचा और रातों रात महाराष्ट्र का चित्र बदल गया। महाराष्ट्र में चुनाव हुए और भाजपा को एक हाथी सत्ता नहीं मिली।
चुनाव के बाद पवार के ही नेतृत्व में सेना और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी। 1978 में जिस व्यक्ति ने लेफ्ट और जनसंघ को साथ लेकर कांग्रेस आई और कांग्रेस एस दोनों को झटका देकर खुद मुख्यमंत्री बनने वाले उस शरद पवार का जलवा आज भी महाराष्ट्र में बरकरार है। यही इस हफ्ते हुए सत्यानाट्य से हमें पता चलता है। लेकिन अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसको जानते हैं। क्यों शरद पवार ने इस तरीके से पार्टी चीफ का इस्तीफा दिया होगा, जबकि एमवीए के लिए राज्य में स्थिति पॉजिटिव लग रही थी। इन्हीं सारी बातों का विश्लेषण करेंगे और पर्दे के पीछे का सच हमें समझाने हमारे साथ है सीनियर पत्रकार निखिल वागड़े। वागड़े सर, स्वागत है आपका द वायर में। आपने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि शरद पवार ने आपको इंडिकेशन दिया था विड्रॉल का, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पाए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको शरद पवार के इस निर्णय से धक्का पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? नहीं, बात तो ऐसी थी कि हमारी जो मीटिंग थी शरद पवार के साथ, वो बिल्कुल ही प्राइवेट मीटिंग थी। मैं संडे को 30 सेल को गया था उनके पास सुबह 9 बजे, क्योंकि मेरी हाल ही में नई बुक रिलीज हुई है मोदी महाभारत, वो मैं उनको प्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि शरद पवार बुक लवर है और बहुत ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको देना चाहता था मेरी वो किताब और बहुत सारी किताबें। तो इसलिए मैं गया था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने बातचीत की हमसे। और जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मैं अभी विड्रॉ होने वाला हूँ, अभी मुझे आराम करना है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैंने उनको कहा, आप 10 साल पहले भी यही बात कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लोकसभा चुनाव तो आपने नहीं लड़ा, लेकिन आप राज्यसभा में गए, और रिटायर होना तो आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आज भी आप 83 है उनकी एज। मैंने उनको कहा, आज भी आप एक्टिव है और रिटायर कैसे हो सकते हैं आप। तो हमारी बात चल रही तो अपोजिशन यूनिटी के बारे में, और मैंने उनको कहा कि क्या रोल आप निभा रहे हैं इस यूनिटी में। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं विड्रॉ होने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो विड्रॉ होंगे, क्योंकि ऐसे तो बीच बीच में वो कहते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप का वो इस्तीफा देंगे, ये समझने का तो सवाल ही नहीं था। एक तो प्राइवेट मीटिंग थी, तो बाहर आने के बाद मैंने अपने कुछ पत्रकार दोस्तों को बताया कि ऐसे बोल रहे थे वो, लेकिन उनको भी लगा ठीक है, वो कहते हैं बीच बीच में, शायद वैसे ही कहा होगा। लेकिन 2 दिन बाद जब उन्होंने ये अनाउंस किया, बिल्कुल ही वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया तो सारी लिंक मेरे समझ में आई। अगर मुझे पहले ही समझ में आता तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। आप वो लिंक क्या है वो दर्शकों को बता सकते हैं क्या? क्या? जो जिस लिंक के बारे में आप बता रहे हैं कि आपको समझ आया कि असली राजनीति क्या हो रही है, क्योंकि दर्शकों को जो देख हाँ, रहे हैं उनको तो यही दिख रहा है कि शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, और इसके पीछे का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे। तो क्या आप थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई कर देंगे कि क्या चल रहा है, शरद पवार राजनीति इस्तीफा देके क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, एक तो शरद पवार, एक बात तो मैं साफ कर देता हूँ, शरद पवार कभी भी राजनीति से या सोशल वर्क से रिटायर नहीं होंगे। महाराष्ट्र में इतनी सारी संस्थाओं के साथ वो जुड़े हैं, वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। मेरे ख्याल से अगर क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आप हमें बोलेंगे, क्रिकेट की भाषा में, तो ये गुगली है। और ये गुगली जो है वो 2 कारणों से उन्होंने डाला है। एक तो वो अजित पवार को बताना चाहते थे कि अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी शरद पवार ही है, मैं ही हूं। तो ये वो रीअसर्ट करना चाहते थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये न्यूज आ रही है कि अजित पवार बीजेपी के साथ जाएंगे। जब ये शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, तो वो बीजेपी के साथ अजित पवार जाएंगे, क्योंकि शायद ऐसे हो सकता है कि शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर ये सरकार जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अगर अजित पवार 30-35 एमएलए लेकर जाते हैं बीजेपी के साथ, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये स्टोरी चल रही है पिछले महीने से। बहुत सारे पत्रकारों ने दिए, टीवी चैनल्स ने चर्चा भी की है। एक बार अजित पवार ने बाहर आकर कहा, नहीं नहीं, मैं जिंदगी भर रहूंगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जिंदगी भर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर भी जा सकते हैं,
क्योंकि एक बड़ा गुट उनके साथ है। तो शरद पवार ने, मेरी जो न्यूज है, मैंने बहुत सारे शरद पवार के जो क्लोज एसोसिएट्स है, सालों से जानता हूं, उनके साथ बात की है। तो शरद पवार ने उनको कहा, अजित पवार को, किसी भी हालत में मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। आप जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस चलाऊंगा और मैं मैदान में उतर के वापस ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, मेरी पार्टी जो मैंने 99 में शुरू की थी, वो वापस बनाऊंगा, वापस खड़ी करूंगा, जो युवा कार्यकर्ता है उनको साथ लेकर। तो ये मैसेज था अजित पवार के लिए, शरद पवार का। फिर भी अजित पवार सुनना नहीं चाहते थे। अजित पवार को डर है कि उनके ऊपर ईडी की रेड हो जाएगी। वो एक जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री है, वहां का एक मामला है, उन्होंने वो खरीद ली है। उस मामले में उनकी वाइफ भी एक्यूज है, वो खुद एक्यूज नहीं है लेकिन उनकी वाइफ एक्यूज है। तो उनको ये डर है कि शायद ईडी की कार्रवाई हो जाएगी, सीबीआई की कार्रवाई हो जाएगी और हमारे फैमिली में से किसी को जेल जाना पड़े। तो उनके मन में डर है, प्रफुल्ल पटेल के मन में डर है, फिर अनिल देशमुख के मन में डर है, कई सारे एनसीपी के नेताओं के मन में ईडी और सीबीआई है। वो चाहते भाजपा के साथ जाए और ये मामला खत्म कर दे। तो अजित पवार को सीएम तो बनना ही है, लेकिन दो कारण है, एक तो ईडी का डर और सीएम बनना, एक महत्वाकांक्षा है और एक डर है। तो शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों से उनसे साफ कह दिया है, और शरद पवार ये इस्तीफा इन्होंने इसलिए दिया है कि वो अजित पवार को बताना चाहते हैं हु इज द बॉस। 2 दिन में ये बिल्कुल साबित हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बिग बॉस जो है वो शरद पवार ही है, अजित पवार नहीं है। अभी देखो, आज 2 दिन से पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता, बूढ़े कार्यकर्ता, मध्यमवयीन कार्यकर्ता, वहां यशवंतराव चौहान सेंटर में बाहर बैठकर छाती पीट रहे, रो रहे, स्लोगन्स दे रहे, वापस आओ शरद पवार, इस्तीफा वापस लो, ये सब स्लोगन दे रहे। मैं इसकी तुलना सिर्फ एक दो घटनाओं से करता हूं। ऐसी ही घटना शिवसेना के जो चीफ थे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जिंदगी में हुई थी। उन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया। 2 बार वो बहुत ही दुखी हुए थे अपने जो कलीग्स है उनके बिहेवियर से। एक बार तो छगन भुजबल पार्टी छोड़ के चले गए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने सामना में हेडलाइन की थी, मराठी में ही बता रहा हूँ, शिवसेनेला माझा जय महाराष्ट्र, यानी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जय महाराष्ट्र ने, मैं शिवसेना को विदा कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं वहां था शिवाजी पार्क में, बड़ी मीटिंग हुई शिवसेना की, उसी स्टेज पर उन्होंने ये बताया और सारे के सारे शिवसैनिक वहां दौड़कर बाला साहब के पास गए स्टेज पर और उनको घेराव किया। घेराव के बाद बहुत वहां संघर्ष हुआ, रोने लगे लोग, बहुत एक इमोशनल बड़ा ड्रामा हो गया। और बाद में बाला साहब ने जो कार्यकर्ता है उनकी सुनी और अपना इस्तीफा वापस लिया। ऐसे 2 बार हुआ। एक तो सेना भवन के सामने भी ऐसे हुआ था, उस वक्त भी बाला साहब ने इस्तीफा वापस लिया। तो मेरा ये मानना है कि शरद पवार ने बाला साहब के कॉपी बुक से ही ये पूरा पन्ना उठाया है। हाँ, वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की है इस्तीफे से। तो मैं सोचता हूँ कि ये बाला साहब के कॉपी बुक का ही पन्ना है। अगर उनको स्टोरी खत्म करनी है तो खत्म उसी पर होगी कि वो इस्तीफा वापस ले ले, इसी पर होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, इतिहास का उदाहरण देके आपने एक बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण हमारे सामने रखा। बाला साहेब का जो आपने एक और चीज का जिक्र किया, जो मेरा सवाल भी था कि हु इज द रियल बॉस, इसका भी जवाब कहीं ना कहीं आपने इशारों इशारों में दे ही दिया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जितेंद्र आव्हाड उस साइड को जोर से हमें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अन्य एनसीपी के नेता भी ये एक बाजू शरद पवार का कहते हैं कि एक पुरोगामी नेता है और हम इस वजह से नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ पत्रकारों का जो विश्लेषण रहता है, आप जैसे सीनियर पत्रकारों का, कि शरद पवार एक नॉन ट्रस्टवर्दी पर्सन है, क्योंकि जो मराठी में खंजीर खुपसने वाली जो एक वाक्या हुआ था वसंत दादा पाटिल जब सीएम थे उस वक्त का, कि जब संघ और 78 में जनसंघ और लेफ्ट के लोगों के साथ सरकार बनाई थी, शरद पवार खुद मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वजह से ये पूरी स्थिति होने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि शरद पवार एक सचमुच में पुरोगामी नेता है और वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे या इस तरीके की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या सच में वो पुरोगामी नेता है? देखो, मैं एक आपको कहता हूँ, शरद पवार की राजनीति
राजनीति बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक बात आपको कहता हूं कि शरद पवार ओपनली पब्लिकली बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। वो पर्दे के पीछे कुछ डील कर सकते हैं। वो उन्होंने जैसे 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचा ली थी, वैसे वो कुछ कर सकते हैं। वो मोदी जी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वो अदानी को मिल सकते हैं। लेकिन वो सब पर्दे के पीछे, पर्दे शवार एक पुरोगामी नेता की इमेज है, वो है या नहीं, ये डिबेट, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन इमेज ये है कि शरद पवार फुले शाहू अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले राजनेता है। शरद पवार बिल्कुल ही सेक्युलर राजनेता है। ये पब्लिक लाइफ में उनकी इमेज है। जिस तरह की संस्थाओं के साथ, अने बहुत सारी संस्थाओं है इस महाराष्ट्र में, 30, 40, 50 संस्था होगी जिनके वो अध्यक्ष है। जैसे कि रयत शिक्षण संस्था बहुत बड़ी संस्था है महाराष्ट्र की, शिक्षण संस्था शुरू की थी, और गरीब बच्चों को शिक्षण देने वाली ये संस्था है, कई सालों से चल रही है। शरद पवार आज भी उसके अध्यक्ष है। लक्ष्मण माने एक नोमैडिक ट्राइब्स के लिए संस्था चलाते हैं, उसके वो अध्यक्ष है। ऐसे कई सारी संस्थाओं में वो अध्यक्ष है, और सिर्फ वो नामधारी अध्यक्ष नहीं है, वो एक्टिव है, संस्था को मदद करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी सोशल इमेज जो है ना, ये इमेज में देखो 78 की बात आपने कही, शरद पवार ने वहां उस वक्त बगावत की थी और वो चले गए थे जनता पार्टी के साथ। उस वक्त एसएम जोशी महाराष्ट्र के सबसे बड़े सोशलिस्ट नेता थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार मेरे दत्तक पुत्र है। ये जो एसएम का सर्टिफिकेट था ना, शरद पवार के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि वो जिंदगी भर उसको मान रहे खुद को। उनके दो मन है देखो तो एक मन जो है ना, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता है, वो मोदी जी के साथ बात करता है, अदानी के साथ बात करता है, और सारी तिकड़मबाजियां करता है। दूसरा मन जो है ना, वो प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट नेता का है। इसलिए महाराष्ट्र के सोशलिस्ट जो है शरद पवार से प्यार करते हैं। बहुत सारी सोशलिस्ट संस्थाएं ऐसी है, जैसे कि केशव गोरे ट्रस्ट है, या फिर एसएम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन है। शरद पवार ने उनको मदद की है, ये आप समझिए। लेफ्ट की जो संस्था है उनको भी शरद पवार ने मदद की है। और जैसे बड़े बड़े कॉजेस है महाराष्ट्र में, बहुत सारे प्रोग्रेसिव कॉजेस है, फुले शाहू अम्बेडकर के विचार से जुड़े हुए, या फिर दाभोलकर के विचार से जुड़े हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे, उनको शरद पवार ने सपोर्ट किया है। शरद पवार का सबसे बड़ा काम यह है, मैं मानता हूं, कि उन्होंने मराठवाड़ा जो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उसके नामांतर के लिए, उन्होंने नाम विस्तार किया। पहले नामांतर किया था लेकिन वो हुआ नहीं, कई सालों के बाद नाम विस्तार किया है। शरद पवार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है शरद पवार का कि उन्होंने जब देश में नहीं था तब महाराष्ट्र के लिए महिला धोरण बनाया। वो मुख्यमंत्री थे 92-93 में, तब महिला धोरण बनाया, और बहुत ही प्रोग्रेसिव ऐसा ये धोरण था। बाद में देश में जो धोरण बना नेशनल लेवल पर, उसने शरद पवार के इस पॉलिसी को फॉलो अप किया, उससे कुछ मुद्दे लिए, और वो बहुत बड़ा बनाया। तो शरद पवार के ऐसे कुछ कंट्रीब्यूशन है। हाँ, शरद पवार की राजनीति कैसी है, महाराष्ट्र में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, मैं मानता हूँ। वो कारण है, जब भाई ठाकुर या हितेंद्र ठाकुर या पप्पू कलानू जैसे गुंडे जो थे, उनको लेजिटिमेसी मिली। इसकी भी गलती जो है वो शरद पवार की है। बहुत सारी आपने कहा अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स भी वो करते हैं। जब 95 में शिवसेना बीजेपी चुन के आई, तो बहुमत के लिए उनको कुछ 20-22 जो एमएलए है वो कम पड़ रहे थे। तो जब वो सरकार बनी, तो ये जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। ये इंडिपेंडेंट एमएलए दूसरे कोई नहीं थे, वो सारे के सारे शरद पवार के सपोर्टर थे। तो हम लोग मानते हैं शिवसेना बीजेपी की सरकार बनने में भी शरद पवार का हाथ है। महाराष्ट्र में एक भी पॉलिटिकल ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें शरद पवार का हाथ नहीं है। आज भी आप देखो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी में जो राजनीति होती है उसके ऊपर भी शरद पवार का कई कई प्रभाव रहता है। तो यू कांट अवॉइड शरद पवार इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, ये आप समझ लो। शरद पवार इज द टॉलेस्ट, यू कैन क्रिटिसाइज हिम, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनसे मतभेद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, मैंने जिंदगी में शरद पवार के खिलाफ आलोचना की है, उतनी किसी ने नहीं की होगी,
लेकिन अभी भी मैं उनको मिलता हूं तो बहुत ही सभ्यता से वो पेश आते हैं, बहुत ही सभ्यता से। ये रेयर क्वालिटी है। आपके आलोचक आपको जो मिलते हैं तो आप अगर उनके साथ सभ्यता से पेश आते हैं और आप जाकर उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। आज भी टेलीविजन चैनल पर या अखबारों में उनकी आलोचना करता हूं, लेकिन वो कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। तो ये शरद पवार के प्लस पॉइंट्स है। तो मुझे लगता है सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र के, और इस इस्तीफे के साथ वो और भी बड़े बन गए। लेकिन राजनीति गड़बड़ है, देखो उनकी। जी सर, कंप्लीट कीजिए आप। नहीं, राजनीति गड़बड़ है, यही मैं कह रहा हूं कि शरद पवार ब्लैक एंड व्हाइट फिगर नहीं है। शरद पवार ग्रे फिगर है। शरद पवार इज कॉम्प्लिकेटेड, वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। तो उनको समझना होगा। जब मेरी किताब आएगी तब और ज्यादा उसके ऊपर मैं लिख सकूंगा। जी सर, हम उस क्षण का वेट करेंगे कि हम आपकी किताब पढ़ेंगे। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि जितना आपने विश्लेषण किया, बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से एक बहुत फेमस बात कही जाती है, राज ठाकरे भी उसको कहते हैं कि शरद पवार जो कहते हैं और शरद पवार जो करते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। जी। तो आज मैं आपको इस जो सत्यानाट्य है उसका परिणाम पूछने का धाड़स नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जवाब शायद आपके पास भी ना हो। तो इसी पे में हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। और आपने वायर को जो समय दिया उसका जवाब सिर्फ शरद पवार के पास है। जी सर, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया।